नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जी बिजनेस की एक बड़ी मुहिम, हफ्ता वसूली मुहिम हमने जी बिजनेस में छेड़ी थी और इसका एक बड़ा असर हुआ है। इस मुहिम का संज्ञान अब खुद आरबीआई ने लिया है। हफ्ता वसूली जो हमारा ऑपरेशन था, इसमें एक बड़ी कामयाबी हमारी इस मुहिम ने रिजर्व बैंक को एक तरह से जगा दिया है, या आप कह सकते हैं सतर्क कर दिया है। रिजर्व बैंक ने अब मोबाइल एप्लीकेशन और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन बांटने वाली संस्थाओं के लिए सख्त हिदायतें जारी की हैं। जी हां, पहले आपको थोड़ा सा बता दें, जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम जो चलाई थी, इसके बाद बड़ी संख्या में लगातार शिकायतें आ रही थी। लोग जागरूक हो रहे थे, लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और रिजर्व बैंक ने इन शिकायतों के बाद ही ये सख्त हिदायतें दी हैं। क्या है ये हिदायतें और कैसे लोगों को ये राहत मिली है, आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फटाफट रुक करते हैं। अनुराग शाह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए फटाफट, आरबीआई ने हमारी इस बड़ी मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद क्या कहा है? अब देखिए, काफी बड़ी जीत है। जी बिजनेस ने जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली को बड़े जोर शोर से चलाया था और जिसके जरिए जो सवाल उठाए थे, अब उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, उनको सख्त हिदायत दी है कि जो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोन बांटते हैं तो उसमें उन्हें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एनबीएफसी और बैंक जो डिजिटल लेंडर्स है, उनको एजेंट के तरह जो लोन बांटते हैं, तो अब उन एजेंट को ये साफ साफ बताना होगा लोन सैंक्शन करते समय कि जो कौन सी एनबीएफसी से वो जुड़े हुए हैं, जो एग्रीमेंट हो उसमें बैंक फेयर प्रैक्टिसेस है वो अपनानी होगी और जो अनट्रांसपेरेंट तरीका अपनाना होगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो ब्याज दरें वसूली जाती थी लोन होल्डर से, जिस तरह से उनका जो डेटा था वो पूरी तरह से हैक कर लिया जाता था और उन्हें पता नहीं होता था कि जिस वो ऐप के जरिए लोन ले रहे हैं उसके पीछे एनबीएफसी या जो बैंक है वो कौन सी बैंक जो है रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई है। तो आज के आरबीआई के सर्कुलर के बाद अब साफ साफ जो भी डिजिटल लेंडर है लोन सैंक्शन करेगा तो उसे अपने लेटर हेड पे उस बैंक का या एनबीएफसी का नाम साफ साफ बताना होगा, जिससे जो लोन लेने वाला है उसे पता रहे कि जिस ऐप से वो लोन ले रहा है उसके साथ कौन सी बैंक या कौन सी एनबीएफसी जुड़ी हुई है और उसके साथ साथ जो सारी शर्तें हैं, इंटरेस्ट रेट से लेके और फेयर प्रैक्टिसेस से लेके क्या क्या बाकी तमाम चीजें हैं, वो उसको साफ साफ बताना होगा। आपने देखा था कि जब 18 अप्रैल को हमने ये शो किया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली में, तो पूरे देश भर की अलग अलग केस स्टडीज हमने बताई थी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि किस तरह से लोगों को हरेस किया जा रहा था। लॉकडाउन के पीरियड में उन्हें उनके साथ गाली गलौज की जा रही थी, उनका जो पर्सनल डेटा था वो जो कंपनियों ने हैक कर लिया था और उसके बाद उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको धमकाया जा रहा था कि आप है ना अपना जो लोन लिया है उसे वापस करें। तो ये जो मुहिम थी, जो जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली थी, उस दिन ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड हुआ था और देश भर से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लगातार जो हमको शिकायतें आ रही थी उसको हमने लगातार उठाया और उसका जो है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है और डिजिटल लेंडर्स के लिए साफ साफ नए नियम बनाए हैं। तो अब से जो आगे से जो कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, जब भी लोन देगी तो उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी देनी होगी अपने लोन देने के तरीके में, अपने लोन वसूलने के तरीके में, अपने ब्याज दरें जो वसूलते हैं, तो तमाम चीजें जो है उनको अब सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनानी होगी। अगर वो नहीं करते हैं तो रिजर्व बैंक ने यह भी साफ साफ कहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा उन एनबीएफसीज के अगेंस्ट जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोन बांटेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल, डिजिटल लोन एजेंट का नाम बताना अब जरूरी होगा। आरबीआई की बैंकों और एनबीएफसीज को यह सख्त हिदायत है। लोन बांटते समय लोन एग्रीमेंट की कॉपी देना भी जरूरी होगा। हमने लगातार इस मुहिम को उठाया था अपने जी बिजनेस के जरिए कि किस तरह से लोगों को, जैसा अनुराग बता रहे हैं, कि लोगों को हैरेस किया जा रहा है, लोगों से हफ्ता वसूली की जा रही है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उनसे लोन की किश्तों को चुकाने पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है।
और एजेंट्स लगातार ऐसी हरकतें कर रहे थे। हमने जब से उजागर किया ये पूरा मामला, बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे देश से हमको मिला और अब इस पर आरबीआई ने भी संज्ञान लिया है। और जैसा कि अनुराग बता रहे, अनुराग, एजेंटों की हरकत के लिए आरबीआई साफ साफ कह रहा है कि इसके लिए बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार होंगे। ये नहीं कि बैंक ने आंखें बंद कर दी, एनबीएफसी ने आंखें बंद कर दी कि हमारा साहब इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तय करना होगा अब बैंकों को और एनबीएफसी को कि ये अगर कॉल्स जा रही हैं ग्राहक को तो ये कहां से जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी एनबीएफसी और बैंक्स की होगी, यही कह रहा है सर्कुलर। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर प्रैक्टिस की जो बात कही गई है तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो आपके आउटसोर्सिंग एजेंट है उसकी जिम्मेदारी भी उस एनबीएफसी के ऊपर होगी, उस बैंक के ऊपर होगी। वो आउटसोर्सिंग एजेंट के नाम पर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये जो गलती की गई है या जो कस्टमर्स को गलत तरीके से वसूली की गई है तो उसके लिए वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो उसकी जिम्मेदारी है वो एनबीएफसी या बैंक के ऊपर भी आएगी। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ साफ कहा है कि डाटा सिक्योरिटी, फेयर प्रैक्टिसेस और लोन वसूली, इन तमाम चीजों के अंदर जो है उसकी बैंक की और एनबीएफसी की जिम्मेदारी बनेगी और इसमें जो नियम है वो बैंक को और एनबीएफसी को पालन करने होंगे। वो ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जो थर्ड पार्टी एजेंट है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से गड़बड़ी हुई या उसकी तरफ से जो गलत तरीके से वसूली की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी है वो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर भी आएगी। इसके अलावा जो डेटा सिक्योरिटी की बात है जो काफी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्यादातर मामले हमारे पास सामने आए थे उसमें यही सामने आया था कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से आपके निजी कॉन्टैक्ट को हैक कर लिया जाता है और फिर वसूली के टाइम पे जो आपके रिश्तेदार है या जो फ्रेंड्स है उनको डराया धमकाया जाता है और उसके जरिए वसूली की जाती है। तो इसको लेकर भी साफ साफ सर्कुलर में कहा गया है कि डेटा सिक्योरिटी के ऊपर भी जो आपका डिजिटल लेंडर है उसको ध्यान रखना होगा और कहीं ना कहीं जो अंत में जिम्मेदारी है वो एनबीएफसी और बैंक पे भी आएगी। बिल्कुल, तो जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और यह हमारी जीत नहीं है, हम आप सबकी जीत है। जो जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, जिन लोगों की आवाज हमने उठाई, ये उन लोगों की जीत है और जी बिजनेस ऐसी मुहिम आगे भी आपके बीच में लाते रहेगा। ऐसे ही आप लोगों की आवाज हम उठाते रहेंगे और ऐसे ही जो जिम्मेदार हैं हम उन तक आपकी आवाज पहुंचाते रहेंगे। आरबीआई ने अब एक तरह से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ा स्टेप उठाया है। आरबीआई को जगाने का काम जी बिजनेस ने किया, सतर्क करने का काम जी बिजनेस ने किया और हम आगे भी अपनी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आपको दिखाएंगे 40 खबरें फटाफट अंदाज में। चीन के साथ तनाव के बीच रूस से भारत के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने रूस के डिप्टी पीएम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने भरोसा दिया गया है, ये कहा उन्होंने कि उन्हें भरोसा दिया गया है कि जो समझौते किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जाएगा। कई मामलों में इसे कम समय में पूरा भी किया जा सकता है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने उन बहादुर जवानों को सम्मानित किया है जिन्होंने चीनी सेना के साथ हुई हाथापाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज जब सेना प्रमुख नरवणे पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया। सेना प्रमुख कल से लद्दाख के दौरे पर हैं। कल उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की थी। सेना प्रमुख ने यहां हालात का जायजा लिया और वहां पर तैनात जो कमांडर्स हैं उनसे चर्चा भी की। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने फिर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। राहुल गांधी ने एक ग्राफ के जरिए पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तुलना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से की है। राहुल ने बताया कि 7 जून के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी जारी है। राहुल गांधी को जवाब देने की जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठा ली है। नड्डा ने वंशवाद का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि एक अस्वीकृत राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं है। एक राजवंश का हित भारत का हित नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि एक वंश के कुकर्मों के कारण देश ने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और भी बहुत कुछ गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया है।
दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में जो होम आइसोलेशन के नियम बदले गए हैं उससे लोगों में डर का माहौल है और इससे व्यवस्था पर भी अतिरिक्त भार पड़ा है। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने इन नियमों को वापस लेने की गुजारिश की गई है। दिल्ली में 2 मॉडल हैं फिलहाल, एक अमित शाह वाला जिसमें कोरोना के मरीजों को जांच के लिए क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा, और दूसरा मॉडल केजरीवाल सरकार का है जिसमें दिल्ली सरकार की मेडिकल टीम आकर कोरोना में घर घर जाकर जांच करेगी। दिल्ली में डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों पर एक प्लान तैयार किया गया है। कोविड रिस्पांस प्लान के तहत 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उसको रीडिजाइन करना होगा। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस करना होगा। 6 जुलाई तक बाकी दिल्ली में सभी घरों की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस करना होगा। 27 जून से दिल्ली में सर्वे शुरू होगा जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। ये सर्वे एनसीडीसी के सहयोग से किया जाएगा। कोरोना देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ ही 4,56,183 मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 465 लोगों की जान गई और अकेले दिल्ली में 68 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस की वजह से अब तक देश भर में कुल 14,476 लोगों की जान जा चुकी है। कोऑपरेटिव बैंकों के खाता धारकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन्हें रिजर्व बैंक के अधीन रखने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाएगी। आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार का कहना है कि खाता धारकों की चिंता को दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। कुल 1,540 कोऑपरेटिव बैंक्स इस अध्यादेश के जरिए आरबीआई के अधीन आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि अब खाता धारकों को अपने पैसे डूबने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुद्रा लोन के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। छोटे कारोबार जो मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेते हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। सरकार ने शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर भी कैबिनेट में फैसला किया गया है। इसके लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन होगा। ये निजी कंपनियों को बराबरी का मौका देगा। सरकार ने देश में चीन से इंपोर्ट घटाने के लिए एक मेगा प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स पोर्टल पर जल्द ही विक्रेता या सेलर को प्रोडक्ट किस देश में बना है इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रोडक्ट पोर्टल पर लिस्ट नहीं होगा। इसके अलावा खरीदार को यह विकल्प मिलेगा कि वो सिर्फ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीद सके। ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट कर लिया है। आइए बात बाजार की कर लेते हैं फटाफट से। बाजार की लगातार 4 दिनों से तेजी आज थम गई। आज अच्छी तेजी के बावजूद बाजार मुनाफा वसूली की भेंट चढ़ गया। अंत में सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 35,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 166 अंक गिरकर 10,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज निफ्टी में 39 शेयर गिरकर और 10 शेयर चढ़े, लेकिन सेंसेक्स में सिर्फ 6 शेयर ही चढ़कर बंद हुए। बैंक, फार्मा और मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप भी 1% टूटे। आज के कारोबार में गिरने वाले शेयर आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, हिंडाल्को और स्टेट बैंक रहे, जबकि चढ़ने वालों में एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, हीरो मोटो और गेल रहे। आज निजी बैंकों की जमकर पिटाई हुई। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक भी पिटे। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला सन फार्मा, ल्यूपिन टूटकर बंद हुए, लेकिन आज एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। पेज इंडस्ट्री, आईटीसी चढ़कर बंद हुए। सोने ने आज फिर नए ऐतिहासिक स्तर को छू लिया। एमसीएक्स गोल्ड ने आज 48,536 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। सोने ने इस हफ्ते 2% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 2020 में सोने ने सिर्फ 6 महीने में 24% का जोरदार रिटर्न दिया। विदेशी बाजारों में भी सोना करीब 8 साल की ऊंचाई पर है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से सोने की सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ गई है। हेज फंड्स की खरीदारी बढ़ने से सोना लगातार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। कल सेबी बोर्ड की बैठक है जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सेबी टेकओवर नियमों में बदलाव पर फैसला कर सकती है। ओपन ऑफर में देरी पर 10% सालाना ब्याज का सुझाव दिया जा सकता है। इसके अलावा ओपन ऑफर में बल्क ब्लॉक डील के जरिए भी खरीद को मंजूरी मिल सकती है। ओपन ऑफर की 100% रकम अलग खाते में रखी जाए। अब तक इनडायरेक्ट खरीदार पर जो है
वो अलग खाते का नियम नहीं है। सेबी की बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इश्यू की कीमत में रियायत को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 2 हफ्ते के हाई और लो के औसत पर इशू प्राइसिंग मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा चीन से आने वाले एफपीआईज को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आने वाले चीनी निवेश को लेकर कुछ तय किया जा सकता है। ऐसे निवेश की निगरानी बढ़ाई जा सकती है या कैप लगाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स को लेकर हाल ही के दिनों में उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा होगी। ब्रिटेन के कारोबारी समूह हिंदुजा ग्रुप के भाइयों का संपत्ति विवाद इंग्लैंड के हाईकोर्ट पहुंच गया है। ये मामला अदालत में परिवार के संरक्षक कहे जाने वाले 84 साल के श्रीचंद हिंदुजा लेकर आए हैं। उन्होंने अपने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा 2 जुलाई 2014 की एक चिट्ठी की वैधता को लेकर है। इसमें कहा गया है कि सभी भाई एक दूसरे को अपना निर्वाहक नियुक्त करते हैं और किसी एक भाई के नाम पर संपत्ति में चारों भाइयों का हिस्सा होगा। अंबानी परिवार के बड़े भाई मुकेश अंबानी की तरह अनिल अंबानी भी अब अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करने की तैयारी में है। अनिल अंबानी ने कहा है कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाएगी। रिलायंस इंफ्रा पर इस समय 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। कंपनी कर्ज कम करने के लिए अपने एसेट्स को बेच रही है। रिलायंस इंफ्रा ने 2018 में अपना मुंबई का पावर बिजनेस अडानी ट्रांसमिशन को लगभग 18,800 करोड़ रुपए में बेच दिया था। अडानी परिवार ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन यानी कि ओपीजीसी में 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया है। यह हिस्सेदारी खरीद अमेरिका में मौजूद एईएस कॉर्पोरेशन से की जाएगी। इस सौदे पर कंपनी $13.5 करोड़ खर्च करेगी। ओपीजीसी में ओडिशा सरकार की 51% हिस्सेदारी है। ओपीजीसी ओडिशा के झारसागुड़ा जिले में 1740 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट चलाती है। ये ओडिशा का बहुत ही अहम पावर प्लांट है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 11 महीने के लिए बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट्स बेच पाएंगी। ये पॉलिसी सिर्फ कोरोना को कवर करेगी, एक्स्ट्रा एंड ऑन कवर नहीं होगी। कंपनियां इंडिविजुअल और ग्रुप पॉलिसी दे सकेंगी। सभी 31 मार्च 2021 तक कंपनियां शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट बेच पाएंगी। इनका वेंडिंग पीरियड 15 दिन, पोर्टेबिलिटी और रिन्यूअल नहीं हो सकता। होंडा 2 व्हीलर्स ने ग्राजिया 125 को अब BS6 इंजन के साथ अपग्रेड करके लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक ये एक एडवांस्ड अर्बन स्कूटर है और इसमें कई अच्छे फीचर्स शामिल किए गए हैं। ये स्कूटर 2 वेरिएंट स्टैंडर्ड्स और डीलक्स वर्जन में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड वाले की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 73,336 रुपये है। ये स्कूटर 4 बोल्ड कलर्स में मिलेगा। इस हफ्ते से स्कूटर की बिक्री शुरू हो जाएगी। कंपनी स्कूटर पर 6 साल की वारंटी दे रही है। कल बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की और आज के प्रचार प्रसार पर रोक लग गई। आयुष मंत्रालय ने कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल पर पतंजलि से जवाब मांगा है और तब तक इस दवा को विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवा के ट्रायल से जुड़े सवालों का जवाब मांगा है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि इन्हें इस दवा को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। रामदेव ने कोरोना का 100% इलाज के दावे के साथ इसको लॉन्च किया था। पतंजलि की दवा के विज्ञापन पर रोक लगाने के मामले में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देती आई है। पतंजलि की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय को जो भी गलतफहमी थी वो दूर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं की जांच के सभी आधिकारिक मानकों को 100% पूरा किया है और इसकी सभी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। आज लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। हालांकि 17 दिन लगातार कीमतें बढ़ने के बाद आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से डीजल के दाम पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा हो गए। आज डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिससे डीजल जो है दिल्ली में उसका दाम लगभग 80 रुपये यानी कि 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया। लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने से इसका दाम 69.76 रुपये ही है। माफ़ कीजिएगा, 79.76 रुपये ही। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल 8.50 यानी कि 8.5 रुपये और डीजल की कीमत में लगभग 10.5 रुपये की महंगाई दर्ज की गई है।
मुंबई के मलाड से 70 मरीजों के गायब होने से हड़कंप है। इन्हें खोजने में भारी दिक्कत हो रही है क्योंकि इनके पते ठिकाने और मोबाइल नंबर तक फर्जी पाए गए हैं। जो नंबर दिए गए हैं वो किसी पुलिस वाले या किसी हेल्थ ऑफिसर के हैं। बीएमसी इन्हें खोजने में नाकाम रही और अब पुलिस से मदद मांग रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे जल्द ढूंढ निकालें। बीएमसी ने मुंबई से पुलिस को जानकारी दी है कि ये भी 70 लोग पिछले 3 महीने से लापता हुए हैं। रेलवे ने 14 अप्रैल या इससे पहले बुक सामान्य पैसेंजर ट्रेनों के सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं, यानी अगस्त मध्य तक रेलवे की सामान्य सर्विस शुरू नहीं होगी। हालांकि रेलवे ने कहा है कि वो रेगुलर ट्रेन के टिकट कैंसिल करके पूरा पैसा रिफंड करेगा। इसके पहले 14 मई को भी रेलवे ने 30 जून तक के ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए थे। फिलहाल 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और 1 जून से 200 टाइम टेबल वाली ट्रेन चल रही हैं, लेकिन सामान्य पैसेंजर ट्रेन के लिए अभी इंतजार करना होगा। शूटिंग की इजाजत मिलने के बावजूद कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और सारेगामापा समेत कई सीरियल्स की शूटिंग आज से शुरू नहीं हो पाई। इसकी वजह अभी साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, पेमेंट, शिफ्ट टाइम, तमाम तरह की गाइडलाइंस का ना होना है। कई संगठन अपनी अपनी गाइडलाइन सरकार को सौंप चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक गाइडलाइन की मांग की जा रही है। लंबे समय से सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर बनकर लोगों का दिल जीतने वाले विजय राज अब लीड एक्टर के तौर पर दिखाई देंगे। विजय राज अक्षय कुमार स्टारर एयरलिफ्ट के डायरेक्टर राजा कृष्णन मेनन की सीरीज में मुख्य भूमिका निभाएंगे। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज गॉडमैन कल्चर के बारे में एक डार्क कॉमेडी होगी जिसमें विजय आध्यात्मिक गुरु के रोल में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि विजय को हाल ही में रिलीज हुई गुलाबों सितारों में सरकारी अफसर के किरदार को काफी पसंद किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से फिल्म इंडस्ट्री लगातार नेपोटिज्म और खेमेबाजी के आरोप झेल रही है, लेकिन इस लड़ाई में देश के तमाम लोग साथ में हैं और इस लड़ाई में देओल फैमिली के एक सदस्य भी कूद पड़े हैं। अभय देओल ने इस बात का दुख जताया कि लोग जागने के लिए किसी की मौत का इंतजार करते हैं। हाल ही में अभय ने बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन पर सवाल उठाया था और कहा था कि ये लॉबी बहुत मजबूती से काम करती है, जिसका नुकसान उन्हें भी हुआ। हाल ही में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने 10 सालों बाद फिर से एक्टिंग पर कमबैक किया है। वेब सीरीज आर्या के लिए उन्होंने खूब तारीफ मिल रही है। वहीं सुष्मिता ने भी नेपोटिज्म पर अपनी बेबाक राय दी। उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म का शिकार वो भी रही हैं। कई फिल्मों में तो शूटिंग से कुछ दिन पहले उन्हें बाहर कर दिया गया ताकि चहेतों को जगह मिल सके। सांस लेने में तकलीफ के चलते जाने मानी कोरियोग्राफर सरोज खान को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर फिल्मकार कुणाल कोहली ने विराम लगाया। कुणाल ने कहा कि सरोज अब ठीक है, उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है, उन्हें कोविड नहीं है और वो बेहतर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने कहा है कि इस साल एशिया कप का आयोजन श्रीलंका या संयुक्त अरब अमीरात में तय तारीख पर ही होगा। दरअसल खबरें थी कि इस साल एशिया कप रद्द हो सकता है, तो अब बीसीसीआई आईपीएल अगस्त-सितंबर में करा सकती है, लेकिन पीसीबी ने इन तमाम अटकलों पर रोक लगाते हुए बयान दिया इस साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गुरुवार को ट्रेनिंग कैंप के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कोविड-19 टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आनी जरूरी है। आर्चर का पहला टेस्ट नेगेटिव आया था, अब दूसरा टेस्ट किया गया है। ऐसे में कोविड-19 टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आते ही वो अपनी टीम के ट्रेनिंग कैंप के साथ जुड़ जाएंगे। इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हड़कंप मच चुका है। 24 घंटे के भीतर 10 पाकिस्तानी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब 7 खिलाड़ियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पीसीबी ने खुद को इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान की टीम को इस महीने के आखिर में इंग्लैंड दौरे पर जाना है, लेकिन अब एक साथ 10 खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव होने पर यह दौरा ठंडे बस्ते में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज खाली स्टेडियम में खेली जाएगी। हालांकि ये सीरीज 6 महीने बाद होनी है, लेकिन कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो बिना दर्शकों के ही मैच होंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन मानते हैं कि दर्शकों की कमी का असर खिलाड़ियों के मनोबल पर नहीं होगा, तब सारा ध्यान पिच पर ही होगा। आईपीएल स्थगित होने से केएल राहुल काफ़ी उदास है। केएल राहुल ने कहा कि वो इस मामले में आईपीएल में खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि इस साल के आईपीएल में खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करनी थी। केएल राहुल को पहली बार किसी टीम की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है। मैक्सिको में कल आए जोरदार भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग दहशत की वजह से घर के बाहर निकल आए, पूरी रात सड़कों पर ही गुजारी। अमेरिका में नस्लवाद के विरोध में प्रतिमाओं और प्रतीकों को हटाने पर ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि अगर इतिहास की गलतियों से नहीं सीखा और समझा गया तो गलतियां दोहराई जाएंगी। उन्होंने नस्लीय अन्याय पर अपना आक्रोश जताने वाले प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो इन असभ्य गुंडों और अराजकतावादियों
के लिए लंबी जेल की सजा पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ट्विटर के बीच टकराव जारी है। ट्विटर ने ट्रंप के एक ट्वीट को दुर्व्यवहार से जुड़ी कंपनी की नीतियों के उल्लंघन बताते हुए छुपा दिया है। ट्रंप ने इस ट्वीट में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े बल प्रयोग की बात करी थी। कुछ हफ्ते में ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट पर एक्शन लिए हैं, जिसमें कभी किसी ट्वीट को भ्रामक बताने से लेकर कई वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश करना तक बताया गया है, और इसमें सभी तरह के ट्वीट से या तो छुपा दिया गया इनको या फिर कोई ना कोई कार्रवाई हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।